नमस्कार, आई एम शिवानी सिंह। सो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी? मस्त होंगे होना यहाँ पे। और जैसा आपको पता है कि हम कंटिन्यू प्रिपरेशन कर रहे हैं स्पेशल यूपी ट्रिपल एससी पेट एग्ज़ाम, जिसका भी नोटिफिकेशन 3 अगस्त में आया है। ओके, और लास्ट इसकी जो डेट है फॉर्म फिल की, सो गाइज वो है यहाँ पे क्या हमारी 1 सितंबर। ठीक है, तो मैंने तैयारी स्टार्ट कर दी। पहले आपको हिस्ट्री बहुत अच्छे से कंप्लीट कराऊंगी। तो आज यहाँ पर हमारा हिस्ट्री का यहाँ पे सेकंड चैप्टर है यूपी ट्रिपल एससी पेट एग्जाम 2026 में हिस्ट्री का दूसरा चैप्टर वैदिक सभ्यता। थ्योरी होगी बहुत ही गजब की यहाँ पे। ओके, और बहुत ही बेहतरीन थ्योरी होगी। आप कहेंगे क्या बात है मैम, लड्डू दे दिया अपने हाथ में। तो बस आपको क्या करना है कि मेरे साथ में बने रहना है, वो भी बिल्कुल शिद्दत से। ओके, कैसे भैया? शिद्दत से मेरे साथ में बने रहना है। सो चलो फिर स्टार्ट करते हैं। देखो, वैदिक जो सभ्यता है, वैदिक क्या है? सभ्यता। सो वैदिक सभ्यता का काल क्या है? सो गाइज, वैदिक सभ्यता का काल पूछा जाता है तो ये लगभग 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक माना जाता है आपका। ठीक है ना, वेद काल का जो यहाँ पर संभावित तो है नहीं। देखो, सभी जो वैज्ञानिक अपने अपने अनुसार बताते हैं, लेकिन फिर भी एक इन्होंने निश्चित यहाँ पे जो है माना है कि लगभग ऐसा है कि 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक मान सकते हैं। तो ये पॉइंट्स ध्यान रखो, क्योंकि सीधा सीधा क्वेश्चन बनेगा एग्जाम में। अच्छा, इसे मुख्यतः किसको, जो वैदिक सभ्यता है, फिर इसे 2 भागों में डिवाइड किया गया। यहाँ पे कितने भागों में? 2 भागों में यहाँ पे इसे डिवाइड किया गया। तो 2 भाग कौन कौन से? एक तो यहाँ पे पूर्व वैदिक काल और एक है उत्तर वैदिक काल। ठीक है ना। तो सबसे पहले हम जो है यहाँ पे वैदिक सभ्यता का फर्स्ट पार्ट पढ़ेंगे, पूर्व वैदिक काल। अब जो गाइज यहाँ पे ये पूर्व वैदिक काल है, पूर्व वैदिक काल को ही हम क्या कहते हैं? ऋग्वैदिक काल कहते हैं। क्या कहते हैं? पूर्व वैदिक काल को हम ऋग्वैदिक काल कहते हैं, क्योंकि आपके वेद कितने हैं? 4 यहाँ पे, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। इस तरह से जो ये 4 है, और इनमें जो पहला है ऋग्वेद काल, सिर्फ और सिर्फ इसकी ही बातें की गई है पूर्व वैदिक काल में, ऋग्वैदिक काल की। ठीक है ना, इस वजह से इसको हम ऋग्वैदिक काल भी कहते हैं। अच्छा, इसका समय क्या है पूर्व वैदिक काल का? जो है 1500 ईसा पूर्व से लगभग 1000 ईसा पूर्व, इसी काल में ऋग्वेद की रचना होती है। अच्छा, वैदिक सभ्यता का स्वरूप मुख्यतः क्या था? तो जैसे मैंने बताया था, अभी आपको सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ाया था मैंने कल, उसमें क्या था भैया? वो सभ्यता नगरीय थी। लेकिन यहीं पे जो हमारी वैदिक काल की सभ्यता है वो क्या है? ग्रामीण है, गांव से रिलेटेड है। ये लोग गांव में बसे थे। और इस काल में जो पशुपालन है, कृषि है, ये इनके प्रमुख आर्थिक गतिविधि थी। अब देखो भैया, आदमी है, कुछ ना कुछ कार्य करेगा, व्यवसाय, कुछ ना कुछ आर्थिक स्थिति उसकी होगी, तभी तो भोजन कर पाएगा कि नहीं, और अपनी परिवार को भी करा पाएगा, है ना। क्लियर है। अच्छा, इस काल की सर्वाधिक पवित्र नदी कौन सी मानी जाती है? जो यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं ये वैदिक सभ्यता, वैदिक सभ्यता में आप जो है पूर्व वैदिक काल पढ़ रहे हैं, तो इसमें सर्वाधिक पवित्र नदी माना गया है किसको? सरस्वती नदी को। और सरस्वती नदी को नदी तमा, देवी तमा और माते तमा भी कहा जाता है। बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। सो प्लीज़ सारे पॉइंट्स ध्यान से यहाँ पे आप, ठीक है, याद रखें। 1 मिनट थोड़ा। ओके, क्लियर है ना। तो सारे पॉइंट्स आपको ध्यान से याद रखने हैं। पूर्व वैदिक काल की बात की, जिसे ऋग्वैदिक काल भी कहा गया। इसका टाइमिंग क्या है? 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व। ओके, इसी समय ऋग्वेद की रचना होती है। ये क्या थी? ग्रामीण सभ्यता थी, और इसमें पशुपालन और कृषि इनकी आर्थिक स्थिति थी। और फिर इसकी जो यहाँ पर इस काल की, या फिर हम पूरे वैदिक सभ्यता की सबसे पवित्र नदी की बात करते हैं, वो है सरस्वती नदी। सरस्वती नदी के अन्य नाम नदी तमा, देवी तमा और माते तमा है। ओके, चलो यहाँ पर देखो ऋग्वैदिक काल के कुछ बाहरी प्रमाण। देखो, ऋग्वैदिक काल के कुछ बाहरी प्रमाण, जैसे मैंने आपको बताया कि अलग अलग विद्वानों ने अपने अपने अनुसार इनकी टाइमिंग बताई है कि इस समय वैदिक काल है, इस समय। एक यहाँ पे बोगस कोई अभिलेख होता है, बोगस कोई अभिलेख। ठीक है, ये कहते हैं कि जो पूर्व वैदिक काल है 1400 ईसा पूर्व, ठीक है ना, 1400 ईसा पूर्व आया किसी स्थान पर, बोगस कोई, एशिया माइनर। वर्तमान में ये स्थान कहाँ पर है? तुर्की में है। यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट ऐसे ही सीधा क्वेश्चन बनेगा कि किस अभिलेख के तहत, ठीक है, वैदिक सभ्यता को लगभग 1400 ईसा पूर्व, ठीक है, के तहत माना गया है। बोगस कोई अभिलेख यहाँ पे किस स्थान पर नहीं है, तो बोगस कोई अभिलेख आज के टाइम में किस स्थान पर है? तुर्की में है। वैसे ये जो है आपका बोगस कोई एशिया माइनर है। ये अभी जो एशिया माइनर है ये वर्तमान में तुर्की में। अच्छा, ये जो बोगस कोई अभिलेख है, इस अभिलेख में ऋग्वैदिक देवताओं के नाम भी मिलते हैं। क्या क्या? इंद्र यहाँ पे, मित्र, वरुण और
नाचते। ओके, तो यहाँ से भी क्वेश्चन बनेगा कि बोगस कोई अभिलेख में किन किन देवताओं के नाम मिले हैं। इंद्र है, मित्र है, वरुण है और नाचते हैं, तो ध्यान रखिए। ओके, अच्छा, इससे वैदिक आर्यों और उनके जो देवताओं हैं उनके संबंध में एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी भी यहाँ पर देखने को मिलती है। तो अब तक हमने क्या क्या पढ़ा, तो मैंने सामान्य से आपको यहाँ पे एक जानकारी दी कि वैदिक सभ्यता कब आई, ठीक है, सारी चीज़ें बताई, फिर इसको दो भागों में बांटा। एक पूर्व वैदिक काल जिसे ऋग्वेदिक काल भी कहते हैं, तो पहले हम पूर्व वैदिक काल के बारे में पढ़ रहे हैं। तो ये जो है आपकी ग्रामीण थी, उनकी आर्थिक स्थिति क्या थी, इसमें एक अभिलेख हुआ, सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी। फिर दूसरा अभिलेख होता है यहाँ पे कसाइड अभिलेख, वैदिक काल में दूसरा अभिलेख होता है कसाइट अभिलेख। ये 1600 ईसा पूर्व के इस अभिलेख में ये सूचना मिलती है कि जो ईरानी आर्य थे इनकी एक शाखा भारत में भी आई थी। तो क्वेश्चन अगर ये बन सकता है कि किस अभिलेख के तहत ये सूचना मिलती है कि जो ईरानी आर्य थे उसकी एक शाखा भारत में भी, यानी कि भारत में भी ईरानी आर्य आए थे, तो ये मिलती है किस अभिलेख के तहत, कसाइट अभिलेख के तहत। ठीक है ना, तो आपको भैया ये भी पॉइंट्स ध्यान रखना है। क्लियर है ना, हमारी सारी चीज़ें, इसमें कोई डाउट्स नहीं है। फिर है वैदिक आर्यों से संबंधित अनेक समानताएं और जानकारी ईरानी भाषा के प्राचीनतम धार्मिक ग्रंथ किसमें मिलती है, अवेस्ता में मिलती है। तो अभी तो हमने कसाइट अभिलेख की बात की जिसमें ईरानी आर्यों की एक शाखा भारत में आई, ये हमने पता की यहाँ पे। फिर यहाँ पे वैदिक आर्यों से संबंधित कुछ समानताएं, कुछ जानकारी ईरानी भाषा के प्राचीनतम धार्मिक ग्रंथ, इसके बारे में पता चलता है कहाँ से, अवेस्ता। ठीक है ना, यहाँ पे अवेस्ता ग्रंथ है एक, जैसा रामायण ग्रंथ है, ठीक है, इसी तरह से रामचरितमानस है, इसी तरह से एक अवेस्ता ग्रंथ है जिसके बारे में ईरानी आर्यों के बारे में, इनका धर्म क्या था, इनकी भाषा क्या थी, इसके बारे में पता चलता है। ऋग्वेदिक काल के प्रारंभ में गाय को महत्वपूर्ण संपत्ति, ये बहुत महत्वपूर्ण है, ये बहुत पूछा जाता है कि ऋग्वेदिक काल में किस जो है यहाँ पे पशु को, ठीक है ना भैया, जो है बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, देखो पशु है, जानवर है, पक्षी है, कुछ भी है, तो ये आपसे पूछा जाएगा किसे महत्व दिया गया आपका, तो गाय को बहुत ज़्यादा महत्व संपत्ति माना गया। ठीक है, चलिए, तो हमारा देखो पूर्व वैदिक काल तो फिनिश हो गया, अब हम पढ़ेंगे उत्तर वैदिक काल। मैंने कहा था ना कि जो यहाँ पे वैदिक सभ्यता है वो दो भागों में डिवाइड है, एक हमारी पूर्व वैदिक काल थी और दूसरी हमारी क्या है, उत्तर वैदिक काल हो गई यहाँ पर। ठीक है ना, सो गाइज अभी देखो उत्तर वैदिक काल को हम पढ़ेंगे, तो बिल्कुल शॉर्ट फॉर्म में मैं आपको बता दे रही हूँ। इसका टाइमिंग क्या था भाई, 1000 से 600 ईसा पूर्व था। ठीक है ना, देखो उत्तर वैदिक काल में 3 वेदों का जो है यहाँ पे चर्चा होती है, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। देखो इसमें ऋग्वेद नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि भैया ऋग्वेद की चर्चा हुई है आपकी पूर्व वैदिक काल में। ठीक है, अच्छा आर्य का अर्थ क्या होता है, आर्य का, देखो वैदिक जो सभ्यता है इसमें आर्य समाज से ही तो जुड़ा हुआ था। ये आर्य का मतलब होता है ये लोग श्रेष्ठ थे, कुलीन थे, बहुत ज्ञानी थे। अच्छा, इनकी भाषा क्या थी भैया जी, संस्कृत थी। इनकी भाषा क्या थी, संस्कृत थी। इनका मुख्य व्यवसाय क्या था, ये भी कृषि पशुपालन। ठीक है, अभी मैंने बताया, तो इसमें मैंने क्या क्या पॉइंट्स बताए, ध्यान दीजिए। टाइमिंग बताया, कौन कौन से वेद है जिनकी हम चर्चा उत्तर वैदिक काल में करेंगे। आर्य का अर्थ क्या होता है, इनकी भाषा क्या थी, मुख्य व्यवसाय क्या था। ओके, तो भैया मैंने सारी चीज़ वैसे आपको पढ़ा दी। तो यहाँ पे देखो इनकी सभ्यता बिल्कुल ग्रामीण है, इसमें भी देवता है इंद्र, वरुण, मित्र और नात्स्य। इसी तरह बोगस कोई मितनी अभिलेख के अनुसार इसमें भी क्या, जो हमने उत्तर वैदिक काल देखा, पूर्व वैदिक काल सेम है बिल्कुल। और आर्य समाज पुरुष प्रधान था। देखो आर्य समाज क्या था, पुरुष प्रधान था, सबसे महत्व यहाँ पे पुरुषों को दिया जाता था महिलाओं की अपेक्षा। ओके, तो इस वजह से यहाँ पे क्या था, ये पुरुष प्रधान था। सो आगे बढ़े, नेक्स्ट देखो आर्य समाज के 5 प्रमुख भाग हैं। आर्य समाज के 5 क्या है भैया जी, प्रमुख भाग हैं। कौन कौन से, पारिवारिक कुल, ठीक है, सॉरी गाइज, ये क्या होता है, परिवार कुल। देखो या तो आप इसे परिवार भी कह सकते हैं या फिर आप इसे कुल भी कह सकते हैं। इस तरह से देखो जो आर्य समाज है इसके 5 प्रमुख भाग हुए, यानी वैदिक सभ्यता समाज में 5 प्रमुख भाग हुए। सबसे पहले तो कुल आता है, सबसे पहले सबसे छोटी इकाई कुल होती है, जिसके यहाँ पर अधिक कुलक माने गए हैं। सबसे छोटी इकाई कुल है। फिर कुल बन के क्या बना, एक ग्राम बना। इसके जो यहाँ पर हुए कौन, ग्रामणी हुए अध्यक्ष। ठीक है,
फिर ग्राम बन के क्या बना, विष का निर्माण हुआ, इसके कौन हुए, विषपति अध्यक्ष हुए। विष बन के क्या बना, जन बना, जन के कौन हुए, राजन हुए, और जन बन के क्या बना, एक राष्ट्र बना, और राष्ट्र के कौन अध्यक्ष हुए, राजा हुए। इस तरह से जो आर्य समाज है जो यहाँ पे वैदिक सभ्यता है उसके 5 प्रमुख भाग हुए। यहाँ से ये क्वेश्चन बनता है कि वैदिक सभ्यता में, ठीक है ना, सबसे छोटी इकाई कौन है, कुल है, कौन है, कुल, और सबसे बड़ी इकाई राष्ट्र है। यानी ये जो है 5 भागों में डिवाइड, सबसे पहले कुल बना, कुल के बाद फिर ग्राम बना, ग्राम बन के फिर विश्व बना, विश्व बन के जन बना, जन जन बन के धीरे धीरे फिर एक राष्ट्र यहाँ पे बन गया। ओके, इस तरह से। आइए आगे बढ़ें, चलिए नेक्स्ट है, बहुत महत्वपूर्ण है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, वैदिक काल में फिर क्या हुआ, राजा को गोपति कहा जाता था, जिसका अर्थ क्या होता था, मवेशियों का स्वामी। देखो वैदिक काल में राजा को, जो राजा हुए, तो भैया वैदिक काल में किंग जो होते थे, जो राजा होते थे, उनको क्या कहा गया, उनको गोपति कहा जाता था। अब गोपति का अर्थ क्या होता था, मवेशियों का स्वामी होता था, ठीक है ना, ध्यान रखो, क्वेश्चन सीधा बनेगा। अच्छा, वैदिक भजनों या मंत्रों के संग्रह को क्या कहते थे, संहिता कहते थे। देखो जो भजन आज आप भी सुनते हैं, आज के टाइम में बिल्कुल सुनते होंगे। मुझे ना भैया सबसे अच्छा एक शो आता है, एक बहुत ही बेहतरीन शो आता है, जो है श्रीमद् भगवत गीता, आचार्य, नाम नहीं पता उनका क्या है, वो छत्तीसगढ़ से बिलोंग करता है। इतनी बेहतरीन, मैं सुबह को मॉर्निंग में जब वर्क करती हूँ अपना होमवर्क, ठीक है, तो भैया मैं उसको सुनती हूँ, एक बहुत पूरे दिन एक सकारात्मक ऊर्जा हमारे अंदर फील होती है, बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छी अच्छी स्टोरी कथाएं सुनाता है। ऐसा ही मन करता है कि बिल्कुल आप इन्हीं की राहों पे चलिए, तो सुनना चाहिए आपको भी, ठीक है। तो इसी तरह आप भजन सुन रहे, मंत्र सुन रहे, वैदिक काल में इनको संहिता कहा गया। उत्तर वैदिक काल में ही षड दर्शनों का बीजारोपण भी हुआ। उत्तर वैदिक काल में क्या, षड दर्शन, 6 दर्शन हुए, जिसे सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा और वेदांत, इन 6 के 6 को आप याद रखेंगे। ये क्या है, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ओके, चलिए अब देखो, जो मैंने आपको यहाँ पे ये बताए प्रमुख वैदिक दर्शन, और अब हम यहाँ पे देखेंगे उनके प्रवर्तक के बारे में। तो प्रमुख वैदिक दर्शन और उनके प्रवर्तक यहाँ पे देख लो। तो भैया जी, जैसे सांख्य दर्शन है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है सीधे कि सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कौन हुए, महर्षि कपिल। योग दर्शन के कौन हुए, महर्षि पतंजलि। न्याय दर्शन के कौन हुए प्रवर्तक, अध्यक्ष यानी महर्षि गौतम। वैशेषिक दर्शन के कौन हुए भैया प्रवर्तक, महर्षि कणाद। और पूर्व मीमांसा के कौन हुए यहाँ पे, महर्षि जैमिनी। 1 मिनट में थोड़ा यहाँ पे आपको ये जूम करके दिखा दे रही हूँ, सो प्लीज़ आप बताइए दिख रहा है कि नहीं, दिख रहा है ना। तो यहाँ पे सांख्य दर्शन के महर्षि कपिल हुए, योग दर्शन के महर्षि पतंजलि हुए संस्थापक, न्याय दर्शन के महर्षि गौतम संस्थापक हुए, वैशेषिक दर्शन के महर्षि कणाद हुए, और गाइस यहीं पर जो है पूर्व मीमांसा के महर्षि जैमिनी हुए, उत्तर मीमांसा के वेदांत महर्षि बाद नारायण, ये क्या हुए, इनके संस्थापक हुए। तो अब आपको क्लियर दिखाई दिया, ठीक है ना, चीज़ें क्लियर हैं। चलो अब इसे हम वहीं पे शॉर्ट फॉर्म में कर लेते हैं, बिल्कुल हो गया। चलिए भैया आगे है नेक्स्ट, चलिए आगे है आर्यों का मूल स्थान क्या था। देखो जो आर्य थे उनका भैया जी मूल स्थान क्या था। तो गाइस आर्यों का मूल स्थान क्या था, यानी यहाँ पे जो आर्य है कहाँ कहाँ पे रहते थे, कहाँ कहाँ से बसे थे, ठीक है, कहाँ कहाँ से आए थे, सब ये चीज़ें यहाँ पे दी गई है। तो आर्यों का मूल स्थान क्या था ये यहाँ पे बताना है। तो मध्य एशिया, मैक्स मूलर के अनुसार कहते हैं, जो मैक्स मूलर वैज्ञानिक ये कहते हैं कि ये आर्य जो है यहाँ पे वैदिक सभ्यता में आर्य मध्य एशिया से आए। यहीं पे दयानंद सरस्वती ये कहते हैं कि ये जो है आर्य तिब्बत से आए। यहीं पे बाल गंगाधर तिलक ये कहते हैं कि आर्य उत्तरी ध्रुव से आए। और यहीं पे जो है हेरिंग और प्रोफेसर गार्डन चाइल्ड के अनुसार ये कहा गया है कि ये दक्षिणी रूस से आए। इसी तरह सीधा सीधा आपसे एग्जाम में ये क्वेश्चन बनेगा गाइस, क्या क्वेश्चन बनेगा भैया जी, सीधा सीधा ये क्वेश्चन बनेगा कि दयानंद सरस्वती के अनुसार, ठीक है ना, जो आर्य थे ये कहाँ से आए। ओके, इस तरह क्वेश्चन बनेगा। चलिए अभी देखो हम बात करते हैं, भारत में आर्यों की जानकारी ऋग्वेद से मिलती है।
भैया भारत में आर्यों की जो जानकारी है कहाँ से मिलती है? ऋग्वेद से मिलती है। ऋग्वेद में आर्य शब्द का उल्लेख कितनी बार किया गया? 36 बार। देखो जो ऋग्वेद है, मैंने कहा जो वेद है वो कितने होते हैं? 4। इन 4 में जो हमारा बहुत ही फेमस है कौन सा है? वेद है। तो ऋग्वेद में भैया जी आर्य जो शब्द है, ठीक है ना, इनका जो वर्णन है कितनी बार है? सो वो है 36 बार, ध्यान रखिए, ठीक है। अच्छा, वेद का अर्थ क्या होता है? तो वेद का अर्थ क्या होता है भाई? ज्ञान होता है। क्या होता है भैया जी? वेद का जो अर्थ होता है ज्ञान होता है। वेदों की संख्या कितनी बताई? 4 बताई मैंने यहाँ पे आपको बताए। वेदों को अपौरुषे भी कहा, क्या? अपौरुषे भी कहा जाता है वेदों को, ठीक है। अगर आपसे ये पूछे कि अपौरुषे किसे कहा जाता है, तो ध्यान रखना ये आपको बताना है कि वेदों को कहा जाता है, ठीक है ना। अब देखो वेदों में ना वेदत्रयी माना गया है। क्या माना गया है भैया जी? वेदत्रयी माना गया है। 1 मिनट रुकिए थोड़ा सा बस। सो गाइज यहाँ पे देखो वेदों में जो है क्या माना गया? वेदत्रयी माना गया। क्या माना गया? वेदों में वेदत्रयी माना गया, ठीक है ना। देखो जैसा वेद क्या है भैया? 4 है यहाँ पे, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ठीक है। तो इसी तरह वेदत्रयी माना गया ऋग्वेद को, सामवेद को, यजुर्वेद को, इसमें अथर्ववेद नहीं शामिल है। नोट करिए, तैत्तिरीय जो आरण्यक में उत्तरवेदी काल है, इसे नगर और क्या? इसे भैया जी नगर और शहर का सबसे पहला उल्लेख भी इसमें मिलता है। किस में मिलता है? तैत्तिरीय आरण्यक के, नगर और शहर। वैसे मैंने क्या बताया आपका कि जो वैदिक सभ्यता है ये क्या है? ग्रामीण थी, लेकिन कहीं कहीं पर शहर का भी उल्लेख किया गया है। कहाँ पे किया गया है? तो गाइस ये किया गया है तैत्तिरीय आरण्यक में, ठीक है ना। तो इसलिए आपको ये भी ध्यान रखना है। चलिए अब हम देख लेते हैं यहाँ पे। देखो जो ऋग्वेद है, देखो भैया सबसे पहले अब हम पढ़ेंगे यहाँ पे ऋग्वेद के बारे में। देखो जैसे 4 वेद है ना, तो इन चारों में सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं किसको? ऋग्वेद को। भाई लाइट बहुत ज़्यादा कम हो रही है, कभी जो है ब्लैक हो जाता है, कभी ब्लर हो जाता है, ठीक है ना, कभी कैसा। 1 मिनट रुकिए, सो प्लीज़ 1 मिनट। भैया हम कैसे भी दिखे, लेकिन आपको बस यहाँ पे बोर्ड पे जो लिखा हुआ है ना वो स्पष्ट दिखना चाहिए। जी हाँ, बोर्ड पे जो भी लिखा हुआ है वो स्पष्ट दिखना चाहिए। क्लियर है? तो भैया सबसे पहले अब हम पढ़ेंगे ऋग्वेद को। इन चारों वेद को पढ़ेंगे, लेकिन सबसे पहले इनमें हम ऋग्वेद को पढ़ेंगे। देखो ऋग्वेद के संकलन यानी ऋग्वेद को किसने लिखा, इसके बारे में महर्षि द्वैपायन वेद व्यास जी ने, ठीक है ना, बताया। भारत आगमन के क्रम में आर्य मध्य एशिया और ईरान से पहुंचे। भारत में आर्यों की जानकारी कहाँ से मिलती है? ऋग्वेद से। भारत में मैंने कहा ना कि ऋग्वेद में आर्य शब्द का 36 बार प्रयोग किया गया है। अच्छा ये क्या है? ऋग्वेद आपका सबसे पुराना वेद है। क्या है भैया जी? याद रखो, ऋग्वेद क्या है? सबसे पुराना वेद है। और ऋग्वेद के मंत्रों के समूह को क्या कहा गया? सूक्त भी कहा गया है। देखो SSC GD 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है। अच्छा यहाँ पे ऋग्वेद की जो मूल लिपि है क्या है भैया जी? तो ऋग्वेद की मूल लिपि क्या है? ब्राह्मी लिपि। तो सबसे पहले अब देखो हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं क्या? ऋग्वेद। सबसे पहले ऋग्वेद पढ़ रहे हैं। इसके संकलनकर्ता कौन है? महर्षि द्वैपायन वेद व्यास जी, ठीक है ना। और यहाँ पे भारत आगमन के क्रम में आर्य कहाँ से है? मध्य एशिया और ईरान से पहुँचे। आर्यों की जानकारी किसमें मिली? ऋग्वेद से मिलती है। यह सबसे पुराना है। और ऋग्वेद के मंत्रों के समूह को क्या कहा जाता है? सूक्त कहा जाता है। और इसकी जो यहाँ पे ऋग्वेद की मूल लिपि है वो क्या है भैया जी? ब्राह्मी लिपि है। क्या है भैया जी? ब्राह्मी लिपि है। ओके, सो सारी चीज़ ध्यान रखें। आगे देखो नेक्स्ट है फिर है ऋग्वेद में पढ़ने वाला पुरोहित क्या होता था भैया? तो ऋग्वेद में जो पढ़ने वाला पुरोहित होता था उसे क्या कहते थे? होता कहलाता था। अच्छा ऋग्वेद में कितने मंडल हैं? 10 मंडल हैं, जिनमें 2 से 7 तक प्राचीनतम। देखो ऋग्वेद में जो 10 मंडल है ना, क्या है भैया जी? जो ऋग्वेद में 10 मंडल है, इन 10 मंडल में जो 2 से यानी 2, 3, 4, 5, 6 और 7, 2 से 7 तक क्या माने गए? ये मंडल प्राचीन माने गए। क्या? प्राचीन। और जो इनमें पहला है और जो 10वां है, क्या है भैया जी? पहला 10वें मंडल सबसे अंत में क्या है? ये जोड़े गए। क्या जोड़े गए? सबसे अंत में जोड़े गए। ऋग्वेद में भैया जी 1028 सूक्त हैं। यहीं पे ऋग्वेद में 1562 ऋचाएँ हैं। ऋग्वेद की प्रमुख 3 शाखाएं हैं, शाकल, बाष्कल और क्या? आशवलायन। अब देखो भैया जी यहाँ से किस तरह और किस माध्यम से और कैसे क्वेश्चन आपके बनेंगे। तो हम ऋग्वेद पढ़ रहे हैं।
क्वेश्चन बनेगा कि ऋग्वेद में पढ़ने वाला पुरोहित इसे क्या कहते हैं, होता कहते हैं। क्वेश्चन बनेगा ऋग्वेद में कितने मंडल हैं, 10 मंडल है। क्वेश्चन बनेगा ऋग्वेद में कितने सूक्त हैं, 1028। क्वेश्चन बनेगा ऋग्वेद में कितनी ऋचाएं, 1562। क्वेश्चन बनेगा ऋग्वेद की प्रमुख कितनी शाखाएं हैं, 3 शाखाएं। कौन कौन सी, शाकल, यहाँ पे बास्कल और यहाँ पे क्या, आशुलायन। ठीक है ना। इस तरह से गाइज आप जो है ये सारे पॉइंट्स ध्यान रखेंगे। ओके, चलिए अब जो है हम आगे बढ़ते हैं। अब भैया जी हम आगे बढ़ते हैं। देखो ऋग्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ क्या है, ऋग्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ हुए ऐतरेय और कौशिक की। ठीक है ना। पूछा जाता है कि ऋग्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ कौन कौन से हैं, तो भैया जी 2 है, एक ऐतरेय और एक क्या है, कौशिक की। यहीं पर बात करेंगे ऋग्वेद का उपवेद। ऋग्वेद का उपवेद क्या है, आयुर्वेद है, जिसके प्रवर्तक कौन है, यहाँ पे प्रजापति मान। तो ऋग्वेद का उपवेद क्या है, देखो ऋग्वेद का उपवेद, तो ऋग्वेद का उपवेद है आयुर्वेद। क्या है, आयुर्वेद है। और आयुर्वेद के प्रवर्तक किसे माना गया, यहाँ पर प्रजापति को माना गया। अच्छा, ऋग्वेद की पवित्र नदी कौन सी है, तो ऋग्वेद की भी सरस्वती थी, जिसे नदी तमा भी कहा गया। अच्छा, ऋग्वेद में आर्यों के निवास जो स्थल है उसके लिए सप्त सिंधु क्षेत्र शब्द का प्रयोग की। ऋग्वेद में जो आर्य हैं वो कहाँ पर रहते थे, तो ऋग्वेद में आर्य रहते थे सप्त सिंधु क्षेत्र में। ठीक है, तो जहाँ पर इनका निवास स्थल था, निवास स्थान था, ऋग्वेद में जो आर्य थे, ठीक है, उसके इस स्थान को क्या कहा गया, सप्त सिंधु क्षेत्र भी कहा गया। ओके, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है अस्तो मा सदगम्य वाक्य ऋग्वेद से मिला है। कहाँ से मिला है, जो अस्तो मा सदगम्य जो वाक्य है ये कहाँ से मिला है, ऋग्वेद से लिया गया है। ऋग्वेद में अघन्य वध योग्य नहीं शब्द का प्रयोग किसके लिए, क्या, गाय के। बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है कि गाय के लिए वैदिक काल में यानी फिर ऋग्वेद में गाय के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया, अघन्य। अघन्य की ऋग्वेद में अघन्य को क्या कहा गया, गाय कहा गया। ठीक है, फिर तीसरे मंडल में विश्वामित्र में गायत्री मंत्र का उल्लेख मिलता है जो सूर्य देवता को समर्पित है। ये तो हम क्या कहें, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, कोई भी एग्जाम हो, एसएससी से लेके एनटीपीसी या फिर शिक्षक क्षेत्र से लेके किसी भी टॉप क्लास यहाँ पे एग्जाम्स की अगर हम बात करते हैं तो हर एक एग्जाम में यहाँ से आपका क्या बनता है गाइस, क्वेश्चन बनता है कि तीसरे मंडल में किसका उल्लेख किया गया है, गायत्री मंत्र का उल्लेख किया गया, जो किसको समर्पित है, किस देवता को, सूर्य देवता को क्या है भैया जी, समर्पित है। यहीं पर तीसरे मंडल में फिर जो है, तीसरे मंडल में विश्वामित्र और विपाशा और चतुर्दी व्यास व सतलज नदियों के बीच भी संवाद का उल्लेख मिलता है। देखो तीसरे मंडल में ही, देखो यहाँ पे गाइस ध्यान दो, जो ऋग्वेद का जो तीसरा, ऋग्वेद में 10 मंडल है ना, कितने मंडल है भैया जी, 10 मंडल है। ऋग्वेद का जो भैया जी तीसरा मंडल है, तीसरे मंडल में ठीक है गायत्री मंत्र है जो कि सूर्य देवता को समर्पित है। यहीं पर विश्वामित्र और विपाशा और चतुर्थी जो 3 बंदे हुए, इनके बीच व्यास और सतलज नदियों के बीच में भी संवाद का उल्लेख जो है देखने को मिलता है। तो किस मंडल में, वो है तीसरे मंडल में ही। ठीक है, अभी यहाँ पर देखो चौथा जो मंडल है, अभी हम ये 10 मंडल है ना पढ़ रहे हैं कि कौन से मंडल से क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो चौथे मंडल के 3 मंत्रों की रचना 3 राजाओं ने की थी। यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि चौथा जो मंडल है यहाँ पर ऋग्वेद में 10 मंडल में जो चौथा यहाँ पे मंडल है, ठीक है ना, उनमें कितने, ठीक है ना, चौथे मंडल में कितने मंत्र हैं, पहले तो ध्यान रखो 3 मंत्र हैं। अब ये 3 मंत्र हैं, इनकी रचना कितने राजाओं ने की, 3 राजाओं ने। कौन कौन से, त्रास, दुष्य, अजमेर और पुरमेर। ठीक है, यहीं पर फिर इनका 7वां मंडल है, इसमें दशराज युद्ध का वर्णन किया गया है। क्वेश्चन बनता है कि दशराज युद्ध का वर्णन किस मंडल में किया गया है, वो किया गया है 7वें मंडल में, और जिसमें राजा कौन था, सुदास विजय हुए। फिर यहाँ पर आता है गाइस क्या, 9वां मंडल, 9वां मंडल, ठीक है ना, इसमें सोम देवता का वर्णन है, अतः इसे सोम मंडल भी कहा जाता है। क्वेश्चन बनता है कि ऋग्वेद के किस मंडल को सोम मंडल कहा गया, 9वें मंडल को। फिर यहाँ पर लास्ट और 10वां मंडल है, जिसमें पुरुष क्या है, सूक्त है, जिसमें वर्ण व्यवस्था एवं विवाह समारोह का वर्णन मिलता है। तो यहाँ पे देखो तीसरा मंडल, चौथा मंडल, 7वां मंडल, 9वां और 10वां मंडल, ये क्या है, एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तो आप इन्हें याद रखें। ठीक है, अभी देखो सभी मंडल को आप कैसे याद रखें, और ये जो सभी मंडल हैं,
ठीक है। जो यहाँ पर ऋग्वेद में 10 मंडल है, ये जो 10 के 10 मंडल है, सभी मंडल के इनकी रचयिता भी देख लो। जैसा प्रथम मंडल के रचयिता मधु छनंदा मेदतिथि है, दूसरे मंडल के नृत्य समद है, तीसरे मंडल के विश्वामित्र है, चौथे मंडल के कौन है रचयिता वामदेव है, पांचवें मंडल के कौन है अत्रि है रचयिता, छठे मंडल के कौन है भारद्वाज है, सातवें मंडल के कौन है वशिष्ठ है यहाँ पर रचयिता। और गाइज यहीं पर आठवां और जो 9वां मंडल है, 8वां मंडल का कण्व ऋषि का अंगिरस है, 9वें मंडल का पौमान अंगिरा है, 10वें मंडल का शुद्ध सूक्ति है, महासूक्ति है। वैसे आप चाहे तो उसे याद भी कर सकते हैं, वैसे बस आप इसे 1-2 बार या फिर बार बार इसे जो है रिपीट कर लेना, पढ़ लेना, क्योंकि पता नहीं भाई अब कंपटीशन इतना है कि कहाँ से क्वेश्चन पूछ ले, फिर आप कहेंगे कि मैम आपने ये चीज़ें नहीं पढ़ाई थी, इसलिए भैया मैं ये चीज़ें भी आपको पढ़ा दे रही हूँ। अभी देखो ऋग्वेद में किन किन शब्दों का प्रयोग कितनी बार किया गया है भैया, यहाँ से ये भी बहुत क्वेश्चन आपका बनता है। तो देखो ऋग्वेद में किन किन शब्दों का कितनी बार, ठीक है ना, उपयोग किया गया है। तो भैया जी ऋग्वेद में पिता का कितनी बार उपयोग किया गया है 335 बार, इंद्र का कितनी बार, ठीक है ना, प्रयोग हुआ है नाम 250 बार, ठीक है ना, अग्नि में 200 बार, विष्णु में 100 बार, और यमुना का, ठीक है, 3 बार यहाँ पे ऋग्वेद में यूज हुआ है नाम, वैश्य का शूद्र, गंगा, पृथ्वी, राजा 1 बार हुआ है। तो यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है कि ऋग्वेद में सभी देवताओं में सबसे ज़्यादा अधिक बार किसका नाम लिया गया है, वो है कौन, इंद्र देवता, बहुत महत्वपूर्ण है, जो कि 250। अग्नि देवता का 200 बार नाम लिया गया है, विष्णु का 100 बार नाम लिया गया है, किसमें, ऋग्वेद में। सबसे ज़्यादा नाम लिया गया है भैया जी किसका, इंद्र का। ओके, ध्यान रखें। अभी देखो यहाँ पे ऋग्वेद में कुछ वर्णित क्या है, नदियाँ भी है। क्या है भैया, ऋग्वेद में कुछ वर्णित नदियाँ, जैसे कि ये पुरानी नदी और इनका आधुनिक नाम यानी नया नाम क्या है। जैसे पुरुषनी नदी का नया नाम क्या है, रावी नदी। अब आपको ऐसे तो नहीं दिखेगा, अब आप कहेंगे मैम इसे थोड़ा आप जो है जूम करके ही दिखा दीजिए, तो क्या है बिगड़ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ऋग्वेद नदियों में उनके पुराने नाम और उनके आधुनिक यानी नए नाम। तो पुरुषनी भी जो नदी है इसका नया नाम रावी नदी, ठीक है। विस्तसा नदी पूछा जाता है कि किसे कहा जाता है, झेलम नदी, तो सॉरी झेलम नदी को। अस्किनी नदी किसे कहा जाता है, चिनाब नदी को। विपाशा नदी किसे कहा जाता है, व्यास नदी को। गोमती नदी किसे कहा जाता है, गोमल नदी को। कुम नदी किसे कहा जाता है, कुर्रम नदी को। कुबा नदी किसे कहा जाता है, काबुल को। सुवास्तु किसे कहा जाता है, स्वात को। द्रसदती किसे कहा जाता है, घग्गर नदी को। ये इनके प्राचीन नाम है ये वाले, और ये वाले इनके नए नाम हैं। सतुर्दी किसे कहा जाता है, आज की सतलज नदी को। सदानीरा आज की गंडक नदी को कहा जाता है, और हिरण्य नदी आज की सिंधु नदी को कहा जाता है। इस तरह से ये क्या है भैया जी, इनके पुराने नाम है, ठीक है ना। आई होप चीज़ें क्लियर हो गई होगी। तो भैया देखो यहाँ पर आप बताइए, वैसे देखो जो वीडियो है काफ़ी लॉन्ग हो जाएगी, वीडियो का क्या हो जाएगी भैया, काफ़ी लॉन्ग हो जाएगी, क्योंकि अभी हमारा सामवेद, ठीक है, यजुर्वेद, अथर्ववेद और भी बहुत चीज़ें इसमें रह गई हैं। तो मैं सोच रही हूँ कि इसे हम 2 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं वैदिक काल को, क्योंकि फिर वीडियो लॉन्ग हो जाती है तो आप भी कंफ्यूज होंगे, ठीक है। तो सिर्फ और सिर्फ आज देखो हमने यहाँ पे जो हमारा वैदिक काल है, वैदिक सभ्यता है, उसमें हमने जो है वैदिक सभ्यता को 2 भागों में बांटा, और 2 भागों में कौन कौन से, पूर्व वैदिक काल और यहाँ पर जो है एक उत्तर वैदिक काल, ठीक है। तो पूर्व वैदिक काल पढ़ा, उत्तर वैदिक काल पढ़ा, फिर ऋग्वेद जो 4 वेद है, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, इसमें हमने ऋग्वेद पढ़ लिया है, बाकी जो सामवेद बचा और यहाँ पे जो है अथर्ववेद बचा, और जो हमारा यहाँ पर जो है बचता है भैया क्या, यजुर्वेद, और कुछ पुराण भी हैं, आगे भी बहुत चीज़ें हैं, ठीक है। वो चीज़ हम कल के सेशन में पढ़ेंगे, क्योंकि आज की जो वीडियो है काफ़ी लॉन्ग हो जाएगी, फिर आप भी कंफ्यूज हो जाएंगे और मैं भी बोलते बोलते, क्योंकि इससे पहले मैंने 2 भैया यूपी सुपर टेट की क्लास भी ली है, तो मैं बहुत कंफ्यूज हो गई हूँ, ठीक है। तो सभी फ्रेंड्स को मेरा बहुत बहुत यहाँ पे नमस्कार, ठीक है। जितने फ्रेंड्स हमारे कमेंट्स कर रहे हैं हाय हेलो, सो सभी को है। देखो मेरा जो सबसे मेन फोकस है वो क्या है, पढ़ाना ओनली, ठीक है। कमेंट्स पे ध्यान नहीं देना, सबसे मेन फोकस ओनली पढ़ाना है। सो गाइज अब यहीं पे जो है हम आपका नेक्स्ट इसका जो पार्ट है यहाँ पे वैदिक सभ्यता का, ये हम लेके आते हैं कल, ठीक है। सो चलिए फिर यहीं पर हम अपनी वाणी को देते हैं विराम और मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, और तब तक के लिए सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप स्टडी एंड बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।